हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। ये जो एक्ट बनाया गया है वो श्रमिकों के कल्याण एवं सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया है और इसमें कुछ विशेष प्रकार के जो श्रमिक होते हैं जिनको मतलब रोज़गार के टाइम या रोज़गार के दौरान अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या जोखिम अगर उनको कोई रहता है काम करने के दौरान, तो उसके विरुद्ध इनको जो है सुरक्षा प्रदान करता है। अब इस एक्ट का जो निर्माण किया गया है वो सन 1923 में करा गया, 1923 में, और इसे जब लागू करा गया वो दिनांक है 1 जुलाई 1924। और इसके अंदर कई बार संशोधन किया गया है और लास्ट बार जो संशोधन किया गया था वो ईयर 2002 के अंदर किया गया है। अब अगर हम देखें कि हमें इसके अंदर डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेंगी और उसके साथ साथ कुछ शॉर्ट टाइटल्स हैं, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले, दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। इसका ये मतलब है कि हम इस एक्ट को किस नाम से जानते हैं? वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। ये जो एक्ट है वो पूरे भारत में लागू होता है और उसके बाद इट केम इनटू फोर्स। ये कब इसको लागू किया गया है उसकी डेट है 1 डे ऑफ जुलाई 1924। अब जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है या महत्वपूर्ण शब्दावली जो आप इसके अंदर आपको पढ़नी है वो है, सबसे पहले आता है कमिश्नर या आयुक्त किसे कहते हैं। आयुक्त से तात्पर्य उन आयुक्त से है जो श्रमिकों की क्षतिपूर्ति के लिए अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत जिस व्यक्ति की नियुक्ति करी जाती है। अ कमिश्नर फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 20। अब सेकेंड डेफिनेशन, व्हाट इज कंपनसेशन? कंपनसेशन मीन्स जो हम क्षतिपूर्ति देते हैं इस एक्ट के अंदर उसको हम बोलते हैं कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति। अब आगे आता है व्हाट इज हु इज डिपेंडेंट? आश्रित कौन है? आश्रित मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव। अब जो श्रमिक है उसके ऊपर कौन कौन डिपेंडेंट्स हो सकते हैं, या जिसकी अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो मृतक श्रमिक है उसके डिपेंडेंट्स कौन कौन कहलाएंगे, हम वो देखते हैं। सबसे पहले विडो मीन्स उसकी विधवा, फिर माइनर जिसको अपन बोलते हैं अवयस्क, वैध या दत्तक पुत्र, जो कि अनमैरिड हो, अनमैरिड डॉटर और अ विडोड मदर। ठीक है। अब इफ होली नेक्स्ट है, इफ होली डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग ऑफ द वर्कमैन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ अ सन। अगर पूर्ण रूप से पूरी तरीके से उसका बेटा, उसकी बेटी जिसकी 18 साल की आयु नहीं हुई है, अगर वो अपने माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट है तो वो भी इसके अंदर आएंगे। ठीक है। या जो कि अपंग या इनफॉर्म मीन्स जो कि अपंग या विकलांग हो वो भी इनके ऊपर इसके अंदर काउंट होते हैं। कोई भी ऐसा पुत्र या पुत्री जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है, जिसने आयु पूरी कर ली है लेकिन वो क्या है, अपंग है या विकलांग है, तो वो भी डिपेंडेंट के अंदर आता है। फिर है श्रमिकों की मृत्यु के समय। श्रमिक की मृत्यु के समय उसकी कमाई पर आंशिक या पूर्णता अगर कोई निर्भर है तो वो भी इसके अंदर आएगा। इफ होली और इन पार्टली डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग ऑफ द वर्कमैन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। अब वो कौन कौन हो सकते हैं उसकी मृत्यु के समय? उसकी जो विडोवर, ठीक है, उसका जो स्पाउस है वो। फिर उसके बाद आता है विधवा माँ या फिर उसके अलावा कोई उसके माता पिता अगर हैं, द पेरेंट्स अदर देन अ विडोड मदर। ठीक है, तो पेरेंट अदर देन द विडोड मदर मतलब विधवा माँ के अलावा कोई माता पिता अगर हैं उसके तो वो आएगा। फिर है अवयस्क अवैध पुत्र या अविवाहित अवैध पुत्री अथवा वैध या दत्तक पुत्र यदि वह विवाहित या विधवा तथा अवयस्क हो। अब इसका ये मतलब अगर उसकी कोई इलीगल कोई भी सन या डॉटर है तो वो माइनर है। ठीक है, वो अनमैरिड जिसकी शादी नहीं हुई है, अवैध डॉटर और अ डॉटर इफ मैरिड एंड अ माइनर और अ विडोड और अ माइनर, तो इसके अंदर काउंट होता है। नेक्स्ट है माइनर ब्रदर एंड एन अनमैरिड सिस्टर और अ विडोड सिस्टर
इफ अ माइनर, इसका मतलब अवयस्क भाई अथवा अविवाहित बहन अथवा अवयस्क विधवा बहन भी इसमें काउंट होती है, या विधवा पुत्र वधू, अगर उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है तो वो भी, अ विडोड डॉटर इन लॉ। नेक्स्ट, अ माइनर चाइल्ड ऑफ अ प्री डिकीड सन, विधवा पूर्व मृत पुत्र का अगर अवयस्क बच्चा है तो वो भी इसके अंदर काउंट होता है। अ माइनर चाइल्ड ऑफ अ प्री डिकीड डॉटर वेयर नो पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड इज अलाइव, अगर उसकी बेटी का कोई बच्चा है और उस बेटी की और उसकी जो हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो वो भी इसके अंदर डिपेंडेंट में आएगा। फिर है मृतक के पिता माँ या पिता माही, यदि मृतक के माता पिता जीवित ना हो, मतलब उसके अगर दादा दादी अगर हैं तो वो भी इसके अंदर काउंट होते हैं। उसके साथ साथ जो आप हमने अभी जो पॉइंट्स पढ़े थे खंड सेकंड और थर्ड के उपखंड आर वैसे एल जो अभी हमने पढ़े हैं, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हमने अभी लिए हैं में पुत्र पुत्री या पुत्र के दत्तक पुत्र पुत्री या बच्चे भी शामिल होते हैं। अब इसमें हम देखते हैं आगे एम्प्लॉयर कौन होता है। एम्प्लॉयर की डेफिनेशन, जिसको अपन सेवायोजक या नियोजक कहते हैं। एम्प्लॉयर के अंदर सेवायोजक में निम्नलिखित लोग इंक्लूड होते हैं, जैसे व्यक्तियों का कोई समूह, ठीक है, या सेवायोजक का कोई प्रबंध अभिकर्ता या एजेंट, मृतक सेवायोजक का वैधानिक प्रतिनिधि अगर वो है तो वो भी एम्प्लॉयर है, या कोई भी अन्य व्यक्ति सेवायोजक है जिसकी स्थायी या अस्थायी रूप से किसी श्रमिक की सेवाएं उस व्यक्ति द्वारा उधार या भाड़े पर दी गई हो जिसके साथ श्रमिक की सेवा का या प्रशिक्षुता का अनुबंध किया गया हो, ठीक है। तो एम्प्लॉयर मीन्स एनी बॉडी ऑफ अ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, और एनी मैनेजिंग एजेंट, उसके जो उसके बिहाफ पे, एम्प्लॉयर के बिहाफ पे काम कर रहा हो, या फिर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिकीज्ड एम्प्लॉयर, एंड when the service of the workmen are temporary lent or let on hire to another person by the person with whom the workman has entered into contract of service or apprenticeship, means such other person while the workman is working for him। जो अभी मैंने आपको बताया ये वही है कि कोई भी अन्य व्यक्ति सेवायोजक या उसके स्थायी या अस्थायी रूप से किसी श्रमिक की सेवाएं उस व्यक्ति द्वारा उधार या भाड़े पर दी गई हो जिसके साथ श्रमिकों से सेवा या प्रशिक्षुता का अनुबंध किया गया हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयर। अब आता है मैनेजिंग एजेंट, जिसको प्रबंध अभिकर्ता हम कहते हैं। मैनेजिंग एजेंट कौन होता है? मैनेजिंग एजेंट एनी पर्सन अपॉइंटेड और एक्टिंग एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अनदर पर्सन, वो किसका रिप्रेजेंटेटिव है? किसी और पर्सन का रिप्रेजेंटेटिव है, फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सच अदर पर्सन ट्रेड। तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है? मैनेजिंग एजेंट उस व्यक्ति के ट्रेड या बिजनेस को कैरी कर रहा है, बट डज नॉट इंक्लूड एन इंडिविजुअल मैनेजर, लेकिन इसके अंदर इंडिविजुअल मैनेजर जो अपॉइंट किए जाते हैं या सबऑर्डिनेट टू द एम्प्लॉयर जो होते हैं वो काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो प्रबंध अभिकर्ता से आश्रय उस व्यक्ति से है जो किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवसाय या व्यापार को चलाने के उद्देश्य से दूसरे व्यक्ति के द्वारा नियुक्त किया जाता है अथवा उसका प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, किंतु इसमें नियोजक के अधीन कार्य कर रहे इंडिविजुअल मैनेजर को हम सम्मिलित नहीं करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पार्शियल डिसेबलमेंट। पार्शियल डिसेबलमेंट क्या होता है? जैसे हम ये कहेंगे कि 4 रीज़न होते हैं कॉम्पेंसेशन के, क्षतिपूर्ति के, ठीक है। 4 कारण से, या तो डेथ हो जाएगी, या पार्शियल डिसेबलमेंट होगा, या परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट होता है, या फिर उसका टोटल डिसेबलमेंट होता है। तो ये जो कारण है फॉर डेथ, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, टेम्पररी पार्शियल डिसेबलमेंट एंड टोटल डिसेबलमेंट, ठीक है, ये 4 जो कंडीशंस हैं इसमें व्यक्ति को क्या मिलती है? क्षतिपूर्ति दी जाती है। तो अब देखते हैं पार्शियल डिसेबलमेंट किसे कहते हैं। पार्शियल डिसेबलमेंट मीन्स वेयर द डिसेबलमेंट इज द टेम्पररी नेचर। पार्शियल मतलब जो कि पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? आंशिक अयोग्यता या निष्पक्षता,
ठीक है। तो इसको हम पार्शियल डिसेबलमेंट को हम 2 में डिवाइड करते हैं। पार्शियल पूरी तरीके से नहीं हुआ है, लेकिन या तो टेम्पररी होगा वो या फिर वो परमानेंट होगा, ठीक है। तो पार्शियल डिसेबलमेंट मीन्स वेयर द डिसेबलमेंट ऑफ द इज ऑफ टेम्पररी नेचर, सच डिसेबलमेंट एज रिड्यूसेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द वर्कमैन। वो क्या करता है, वर्कमैन की जो अर्निंग कैपेसिटी होती है उसको रिड्यूस कर देता है, और वो अब जो एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयड है वो अब उस कार्य को उस तरीके से नहीं कर पाता है जैसे वो पहले कर पा रहा था, ठीक है। एंड ही वॉज एंगेज एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन डिसेबलमेंट, और उसकी वजह से उसके क्या हो गया है, वो डिसेबलमेंट पाया गया है। वेयर द डिसेबलमेंट इज ऑफ परमानेंट नेचर, such disablement as reduces his earning capacity in every employment which he was capable of undertaking at the time, provided that every injury specified in part 2 of schedule 1 shall be deemed to be result of permanent partial disablement, ठीक है। अब टेम्पररी क्या होता है, टेम्पररी यदि किसी श्रमिक को रोजगार में उसमें वह दुर्घटना के समय कार्य करने में समर्थ था, ठीक है, दुर्घटना के फलस्वरूप अब वह उस रोजगार में या उसके नियोजन में उसकी आय कमाने की जो क्षमता थी उसमें कमी आ गई है। ऐसी कमी अस्थायी प्रकृति की है तो उस श्रमिक को हम क्या कहेंगे कि उससे हुआ है टेम्पररी पार्शियल डिसेबलमेंट, ठीक है। अब होता है नेक्स्ट परमानेंट। इसी के अंदर परमानेंट पार्शियल भी है, देखिए, जिसको हम बोलते हैं जब किसी श्रमिक या उसमें से प्रत्येक रोजगार में जिसमें वह दुर्घटना के कार्य करने के समय था, दुर्घटना के कारण उसकी आय कमाने की जो क्षमता थी वो कम हो जाती है, तो वह कमी स्थायी प्रकृति की है और उस श्रमिक को स्थायी आंशिक अयोग्यता मानी जाती है, जिसे हम बोलते हैं परमानेंट, हमेशा के लिए। अब वो क्या हो गया है, पार्शियल डिसेबलमेंट उसमें पाया गया है। किंतु प्रत्येक ऐसी चोट जो प्रबंध सूची के द्वितीय भाग में, अभी हमने देखा कि पार्ट 2 के ऑफ शेड्यूल 1 में सम्मिलित है, के लगने पर स्थायी आंशिक अयोग्यता मानी जाती है। अब प्रिस्क्राइब का मतलब होता है जो भी रूल्स प्रिस्क्राइब है वो इसके अंदर काउंट होते हैं। अब क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होता है, वो प्रैक्टिशनर हम उसको क्या कहेंगे, मीन्स एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर एनी ऑफ द एक्ट, जो सेंट्रल एक्ट प्रोविजनल एक्ट है या लेजिस्लेशन के द्वारा बनाया गया है, प्रोवाइडिंग फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर और इन एनी वेयर no such last mentioned act is in force, any person declared by the state government by the notification of the official gazette to be the qualified medical practitioner for the purpose, ठीक है। तो अब क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन है, जिसके स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट के अंदर क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर के नाम से जिसको अपॉइंट किया है, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत, ठीक है। अब आते हैं इसके अंदर हम वेजेस किसे बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में मजदूरी। अब वेजेस जो हैं इंक्लूड एनी प्रिविलेज या कोई भी बेनिफिट अगर विच इज़ केपेबल ऑफ बीइंग एस्टिमेटेड इन मनी, जिसको आप मनी के अंदर काउंट कर सकते हो, अदर देन उसमें ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं आता है, यात्रा भत्ता नहीं आता है, और द वैल्यू ऑफ एनी ट्रैवलिंग कंसेशन, या आप किसी भी कोई भी अगर ट्रैवलिंग कंसेशन अगर एम्प्लॉयर दे रहा है तो वो भी वेजेस में नहीं आता है, या उसके अंदर अ कॉन्ट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द वर्कमैन टूवर्ड एनी पेंशन और पीएफ, ये भी उसमें काउंट नहीं होता है, और अ सम पेड टू द वर्कमैन टू कवर एनी स्पेसिफिक एक्सपेंसेस एंटाइटल्ड ऑन हिम बाय द नेचर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आएगा कि वो चीज़ जिसको आप मनी के टर्म में काउंट कर सकते हो, लेकिन ये जो अभी अगर हमने नाम आगे पढ़े उनको छोड़कर, ठीक है। अब मजदूरी से तात्पर्य काम के बदले दिए जाने वाले पारिश्रमिक से, रेम्यूनरेशन जो आप उसको देते हो। इस अधिनियम के अनुसार मजदूरी के अंदर विशेषाधिकार व लाभ भी सम्मिलित है, जिसके मूल्य का मुद्रा में आप अगर गणना कर सकते हो, किंतु ये जो चीज़ें हैं जैसे यात्रा भत्ता, ट्रैवलिंग अलाउंस, यात्रा रिलेटेड रियायत का नकद मूल्य, कंसेशन जो अभी मैंने आपको बताया, भविष्य निधि या पेंशन के अंदर अगर सेवा योजक कुछ दे रहा है वो भी नहीं काउंट होगा, या कर्मचारी द्वारा नियोजन के दौरान किए गए विशेष व्ययों के भुगतान की राशि, ये चारों चीज़ें इसमें काउंट नहीं होती है वेजेस में।
अब वर्कमैन कौन है, श्रमिक कौन है? श्रमिक मीन्स अगर हम बात करें, श्रमिक से तात्पर्य निम्नलिखित में से कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जैसे रेलवे सर्वेंट एज डिफाइंड इन क्लॉज 31 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ रेलवेज एक्ट के अंदर जो अगर कहा है कि भाई ये वर्कमैन है, नॉट परमानेंटली एम्प्लॉयड इन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है एम्प्लॉयड, डिस्टिंक्ट और सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ रेलवे of a railway and not employed in such a capacity as specified in schedule second. ठीक है, तो वो व्यक्ति वर्कमैन है. सेकेंड, अ मास्टर, सीमैन और अदर मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ द शिप. ठीक है, तो वो भी क्या है, जो किसी जहाज का कप्तान, नाविक अथवा जहाज के दल का सदस्य हो. ठीक है, तो वो भी श्रमिक कहलाएगा. थर्ड, अ कैप्टन एंड द अदर मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ द एयरक्राफ्ट, जो किसी वायुयान का कप्तान हो या वायुयान दल का अन्य सदस्य हो. ठीक है, नेक्स्ट है जो अ पर्सन रिक्रूटेड एज ड्राइवर, हेल्पर, मैकेनिक. अगर कोई पर्सन को आपने रिक्रूट करा है जो कि ड्राइवर है, मैकेनिक है, क्लीनर है और एनी अदर पर्सन कैपेसिटी इन कनेक्शन विथ अ मोटर व्हीकल. ठीक है, तो वो भी इसके अंदर काउंट होगा. फिर आते हैं इसके अंदर अ पर्सन रिक्रूटेड फॉर वर्क अब्रॉड बाय द कंपनी एंड हु इज एम्प्लॉयड आउटसाइड इंडिया इन सच कैपेसिटी, जो कि शेड्यूल 2 के अंदर मेंशन्ड है, एंड द शिप, एयर, मोटर व्हीकल एंड द कंपनी एज द केस में भी रजिस्टर्ड. ठीक है, फिर इसके बाद आता है एम्प्लॉयड इन एनी कैपेसिटी एज इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2, whether the contract of employment was made before or after the passing of the act, and whether such contract is expressed or implied, oral or in writing, but does not include any person working in capacity of a member, and any references to the workman who has been injured shall, where the workman is dead, include a reference of the dependents on him. ठीक है, तो इसके अंदर हम ये कहते हैं कि जो इस अधिनियम की द्वितीय सूची में किसी पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति है, चाहे उसकी नियुक्ति के अनुबंध इस अधिनियम के पर लागू होता है या नहीं, पहले से था या बाद में था, ऐसे अनुबंध स्पष्ट हो या गर्भित हो या रिटन में हो या ओरल हो, किंतु भारतीय सशस्त्र सेना के सदस्य के रूप में कार्यरत व्यक्ति इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं. ठीक है, अब आज का आपका असाइनमेंट है एक्सप्लेन वेजेस एंड वर्कमैन अकॉर्डिंग टू वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट. नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस बने हुए हैं और वो पढ़ेंगे, उनको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या कहता है, लायबिलिटी किसकी बनती है. नेक्स्ट टॉपिक होगा एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति के लिए सेवा आयोजक का क्या दायित्व होता है. तब तक के लिए हैव ए नाइस डे.